गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा अगला चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा जो है प्राचीन समय से ही चलती आ रही है, जो कि वैदिक काल से भी पहले शिक्षाएं चलती थी, लेकिन वो चित्रात्मक शिक्षा थी जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम वैदिक कालीन शिक्षा से ही शिक्षा का आरंभ मानते हैं, क्योंकि वो लिखित प्रमाण के रूप में हमारे पास है। तो हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना गया है। तो भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य है वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है। भारतीय साहित्य में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जिनके द्वारा हमें वैदिक काल से ही शिक्षा के प्रमाण मिलते हैं, जो कि एक गुरुकुल में शिक्षा छात्रों को दी जाती है। अगर आप आज इस समय देखते हैं रामायण महाभारत धारावाहिक दे रहे हैं टीवी पे, उसमें आप देखेंगे कि उसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के साथ या गुरु के पास उनको भेजा जाता है। अब इसमें एक अल्तेकर महोदय ने, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अपने परिभाषा में वैदिक युग से भारत में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वह स्रोत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। इस प्रकार शिक्षा एक प्रकाश है। तो इन्होंने शिक्षा को एक प्रकाश के रूप में कहा है, जो हमारे जीवन के हर पथ प्रदर्शन में एक प्रकाश के रूप में कार्य करती है। अगला हम देखते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में। तो प्राचीन भारत में शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्य थे, जिन्हें अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को आदर्श उद्देश्य माना है। यह शिक्षा एक और बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है और दूसरी ओर उसे सामाजिकता का प्रशिक्षण देती है। तो अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं तो वो पॉइंट वाइज कुछ निम्नलिखित है, जिसमें आप देखेंगे ज्ञान और अनुभव पर बल दिया गया। तो वैदिक कालीन शिक्षा में ज्ञान और अनुभव पर बल दिया गया था कि जो भी वो ज्ञान प्राप्त करता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद से अनुभव करे, उस पर वो बल दिया गया। चित्त वृत्तियों का निरोध, तो इसमें जो भी आत्माओं की चित्त वृत्तियाँ हैं कि हाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हमेशा चलती रहती हैं। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। वैदिक शिक्षा में ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का काफ़ी समावेश था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही था कि ईश्वर की भक्ति करना और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना था। चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था, व्यक्तित्व का विकास किया जाता था और उसके बाद नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का भी समावेश छात्रों के अंदर किया जाता है। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, तो राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना और उसका प्रसार करना भी वैदिक शिक्षा के प्रमुख अंग के रूप में माना गया। अगला हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा के सिद्धांत एवं विशेषताओं की। तो वैदिक युग में अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं तो वैदिक युग में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, राज्यों के नियंत्रण में नहीं रहती थी। राजा या धनी वर्ग का व्यक्ति जो होता था, वे स्वेच्छा से इन संस्थाओं को दान देते थे, अनुदान देते थे और इनके बनाए गए नियम कानून से शिक्षण संस्थाएं जो रहती थी वो मुक्त रहती थी। शिक्षा का प्रबंध तंत्र ब्राह्मणों के अधीन था और शिक्षा का कार्य पर उन्हीं का पूर्ण अधिकार था। दूसरा अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के, तो शिक्षा सार्वजनिक व निःशुल्क थी। शिक्षा देना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का कोई शुल्क निर्धारित नहीं था। शिक्षा को देने का एक पवित्र
कार्य उसको समझते थे लोग। शिक्षा एक पवित्र कार्य है तो उसे वो लोग निःशुल्क प्रदान करते थे। अगला पॉइंट हम बात करते हैं तो शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः वैयक्तिक था। बच्चा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता था। गुरु वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण देता था। तो उसमें भी वैयक्तिक भिन्नता देखी जाती थी कि कौन बच्चा कितनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखता है। जो बच्चा उसमें बहुत तेज़ होता था तो उसमें एक अगर इस समय के नायक पद्धति था उस समय, जो इस समय मॉनिटर बनाया जाता है क्लास में, कि बच्चा जो तेज़ रहता था पढ़ने में तो वो गुरु के बताए हुए पाठों को दोहराता था, अन्य बच्चों को वो पढ़ाता भी था। अगला था शिक्षा पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक थी। तो शिक्षा उस समय कोई पुस्तकीय नहीं थी, वो व्यवहारिक थी, जो व्यवहारिक थी, जो व्यक्ति के जीवन में उपयोग में आ सके। अगला है इसमें शिक्षा व्यवस्था। अब अगर हम वैदिक शिक्षा कालीन की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा जो व्यवस्था थी वो अत्यंत ही सुव्यवस्थित एवं समेकित थी। वैदिक शिक्षा में संस्कारों एवं मंत्रों का विशेष महत्व था। बालक 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने के बाद ही गुरुकुल में प्रवेश कर सकता था। 5 वर्ष की आयु में चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था, जिसे विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। इस संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। ये संस्कार होने के बाद बच्चे को घर में ही, गृह में ही शिक्षा देने का अधिकार हो जाता था, जो कि उसको माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा दिया जाता था। इसके बाद गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के पास ले जाना, अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास ले जाना। गुरु उसको एक उपदेश देके या सावित्री मंत्र का पाठ करा के उसको अपने आश्रम में प्रवेश देता था। उपनयन संस्कार में क्या होता है कि उपनयन संस्कार में बच्चा जो भी जाता है पढ़ाई करने के लिए आश्रम में प्रवेश के लिए, उसको नहलाया धुलाया स्वच्छ किया जाता था, उसके बालों को मुंडन कराया जाता था, नए अंग वस्त्र दिए जाते थे, उसके बाद उसे आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। तो उपनयन संस्कार की अलग अलग वर्ण में अलग अलग आयु निर्धारित था। जैसे ब्राह्मण छात्र के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र के लिए 11 वर्ष, वैश्य छात्र के लिए 12 वर्ष। शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार वैदिक काल में प्राप्त नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था ऐसे चलती है। आगे इसमें अभी वैदिक शिक्षा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम और अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए आपका ये इतना, आप नोट्स तैयार कर लें। ओके स्टूडेंट।